हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के हैं या बिहार बोर्ड के हैं और जिनकी परीक्षा 2025 में होने वाली है, 2025 में जो क्लास 11 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। आज हम लोग 2025 एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अपने तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो 2019 का क्वेश्चन है ये, कॉमर्स सब्जेक्ट का क्लास 11 का। तो अब हम लोग एक करके 2019, 2020, 2021, 22 बीच में एक दो साल एग्जाम नहीं हुआ था, उसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाकी हर साल का क्वेश्चन आपको करवाते चले जाएंगे। तो हम लोग कोशिश में है कि कम से कम 6 साल का 6 सेट आपको करवा दें। और 6 सेट जो करवा रहे हैं, मेरी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन को, जो 6 साल में क्वेश्चन पूछा है, उसको अगर हम लोग आराम से कर लेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आसानी से आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आप लगातार सीरीज को देखेंगे, मॉडल सेट के हिसाब से आएगा, सारा का सारा डेट वाइज लिखा रहेगा। तो आप लगातार सीरीज को देखेंगे सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको मजा आएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा और जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग और भी डिटेल देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन दिया हुआ तो सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, और भी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, बुक कीपिंग का जो आविष्कारक है वो है लूकास पेसोली। कौन है? लूकास पेसोली। बहुत जगह पे इसको लूका पेसोली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूका पेसोली। लूका, LUCA, लूका, बहुत जगह पे एस लगा देता है। तो लूका पेसोली है, जो कब लाया था? 1494 में, 1494 में इस कॉन्सेप्ट को लाया था। ये कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था, ठीक है। ये किसका विद्वान था? तो मैथ्स का विद्वान था, ये मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट था। और इसने डबल एंट्री सिस्टम को लाया। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि किसी लेन देन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। इस दुनिया में जितने लेन देन हैं उसके दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल देख लिए। क्या क्या पे देखिए, तो हो सकता है कल अगला क्वेश्चन पूछ दे कि डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट कब लाया गया था। तो 1494 किसने लाया? लूका पेसोली ने। कौन से देश का निवासी था? इटली का। कौन सा सब्जेक्ट का विद्वान था? मैथमेटिक्स। इसने क्या दिया? इसने बताया कि हर लेन देन में दो पार्टी होते हैं। हर लेन देन, लेन देन नाम ही लेन और देन, एक लेने वाला एक देने वाला, तो दो पार्टी होते हैं। और एक पार्टी को हमको डेबिट करना है और एक पार्टी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। यही बात ये बताया। तो देखिए हम लोग बहुत सारा MCQ इसमें कंप्लीट कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन ऐसा है जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा? बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, याद रखिएगा। बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पैसा आता जाता है, ठीक है, सामान एक्सचेंज होता है। तो चलिए, बाउट फर्नीचर टू 10,000 फॉर बिजनेस। अगर हम बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो ये तो बिजनेस का लेन देन तो है। दूसरा, पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। बताइए, अगर हम सैलरी देते हैं अपने कर्मचारी को तो ये भी बिजनेस का लेन देन है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। पेड सन्स फी फ्रॉम द हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। बताए, अगर कोई आदमी अपने बेटे का स्कूल फी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, अपने अकाउंट से पेमेंट करता है, तो क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? और पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से अपने बेटे का जो है पेड करता है फी, तो कौन सा इसमें से बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है? तो याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर बेटे का फी में अपने बिजनेस से उठा के दे रहा है तो ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसको हम ड्राइंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग की। बैंक बिजनेस के से उठा के उसके बच्चे का ट्यूशन फी या स्कूल फी दिया गया। लेकिन अगर कोई बिजनेस का मालिक अपना अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, बिजनेस के अकाउंट से नहीं छुआ, अपने अकाउंट से अगर कोई पैसा अपने बेटे के फ़ी के लिए देता है तो इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये बिजनेस का लेन देन नहीं माना जाएगा। इसको हम लोग बिजनेस का लेन देन क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने अकाउंट से निकाल के और अगर अपने बेटे का फ़ी देता है तो इसे हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। उसके बाद है, विच इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स इज़ द फॉलोइंग। बोलता है, निम्न में से कौन अमूर्त, अमूर्त मतलब जिसका मूर्त रूप नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, तो इसमें से कौन सा संपत्ति है जो दिखाई नहीं देता है? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ऑल ऑफ दीज। सही से अगर देखेंगे तो ना हमको गुडविल दिखता है, ना हमको पेटेंट दिखता है, ना हमको ट्रेडमार्क दिखता है। ये सब पावर है। ये सब क्या है? पावर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों का तीनों हमारा अमूर्त संपत्ति है, इनटेंजिबल एसेट्स है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। फुल फॉर्म ऑफ गैप इज, गैप का फुल फॉर्म क्या है? तो गैप का फुल फॉर्म सब बच्चे को बता दिया गया है।
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखिए ये ठीक है, जनरली है, एक्सेप्टेड है, अकाउंटिंग है, लेकिन लास्ट में पॉलिसी जोड़ दिया तो ये तो नहीं होगा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही वाला होगा। सी में क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन, प्रोविजन नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव होगा नहीं। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये देखिए 2019 का सेट 1 है। पहले झारखंड सरकार कैसे जारी करता थे, देखो हाथ से लिख के भेज दिया। आगे, द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइज वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनिटली इज नोन एज, बोलता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक अपना काम करते रहे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, यानी कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि बिजनेस लंबे समय तक ये काम करता रहे, बिजनेस लंबे समय तक इस काम को कंप्लीट करता रहे, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो बताइए, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको कितना बार बता चुके हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहे, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, उस कॉन्सेप्ट को बताने वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चालू व्यवसाय अवधारणा इस बात को बताता है कि एक बिजनेसमैन अब ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। एक बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। याद रखना इस चीज़ को, इसी को हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बच्चे क्लास 11th में भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट हुआ है 5 फरवरी से। तो आप हमारे क्लास 12th के बैच में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th में हमको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको झारखंड हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास हमारा कोचिंग है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, वहाँ आना होगा। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देते हैं, जहाँ दिक्कत हो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और ऑनलाइन के लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना है और आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको कोर्स एक्सेस दे दूँगा, जो उसका फ़ी है वो आप पे कर देंगे। जो बच्चे ऐप स्टोर वाले हैं वो हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा कि ऐप स्टोर में कैसे ये क्लासेस आपको आपके मोबाइल ऐप पे मिल सकता है, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, टैब अगर है तो टैब में पढ़ सकते हैं, और लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में, लैपटॉप जिसको हम लोग बोल, चलिए लैपटॉप कर देते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी पढ़ सकते हैं, जो भी है। ये इसमें आप हमारे क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्लास लाइव होता है, सारे क्लास लाइव होते हैं, लाइव क्लास चलता है, और जो लाइव क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा अलग से, बुक पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा, जैसे अभी आपका चल रहा है, इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हम लोग दे रखे हैं। जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरह से तैयारी कर रहे हैं। अभी 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास, 500 प्लस स्टूडेंट जो है इस बार एग्ज़ाम लिख रहा है, जो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में था, जो क्लास 12th का एग्ज़ाम 2025 में लिख रहा है। तो उम्मीद है कि अगले साल हम लोगों को 1000 पहुँचा देना है, और इसके लिए आप लोगों को जी जान लगाना है, बेहतर तरीके से तैयारी करना है, एक अच्छे एजुकेशन की तरफ अगर आप झुकना चाह रहे हो, और आसपास में जहाँ आप ट्यूशन कर रहे हो आप उससे खुश नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। ज़बरदस्त आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी और तैयारी भी ज़बरदस्त होगा लाइव क्लास में। तो एंजॉय करेंगे हम लोग लाइव क्लास में, जुड़िए ज़रूर। तो बताइए, इसमें अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है बताइए। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में आता है, 2 में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। बोइंग कॉस्ट आएगा नहीं, यहाँ पे कौन आएगा, 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। याद रखिएगा, ये डेप्रिसिएशन अभी चेंज हो गया है, नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये चेंज हो गया है। ठीक है, पुराना क्वेश्चन था 2019 का, इसलिए हम 6 मार दिए, क्योंकि 2019 में 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था। अभी ये कहाँ पहुँच गया, अगर अभी ये बात करें तो अभी इसका 16 में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, 16। लेकिन 2019 का क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ही सही मानेंगे, क्योंकि उस समय में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन था। ठीक है, अब लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लेखांकन मानक जो है अनिवार्य है, किसके लिए,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, किसके लिए अनिवार्य है लेखांकन मानक बताइए? कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए? तो याद रखिएगा कि सिर्फ कंपनी एक अकेला बिजनेस है जिसको लेखांकन मानक लागू करना अपने यहाँ कंपलसरी अनिवार्य है। कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो अपने यहाँ लेखांकन मानक अनिवार्य रूप से लागू करेगा। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एफेक्ट्स एटलीस्ट डॉट 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 अकाउंट, प्रत्येक लेन देन, प्रत्येक व्यवसाय के लेन देन कम से कम कितने खाते को प्रभावित करता है? तो अभी बताए थे डबल एंट्री सिस्टम में कि कम से कम 2 खाते को प्रभावित करता है। हर लेन देन में कम से कम कितने पार्टी होते हैं? 2 पार्टी होने चाहिए। हर लेन देन में कितने पार्टी होने चाहिए? 2 पार्टी होने चाहिए। एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने पार्टी होने चाहिए? तो 2 पार्टी का होना जरूरी है। 2 पार्टी हमारे पास होने चाहिए। आगे लिखा हाउ मैनी कॉलम्स आर वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल, जर्नल बनाते समय कितने कॉलम होते हैं? सारे बच्चों को पता होगा जर्नल बनाते समय कितने कॉलम होते हैं? तो 5 कॉलम होते हैं। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5। कौन कौन सा कॉलम बनता है जर्नल में? याद कीजिए, यहाँ लिखा जाता है डेट, यहाँ होता है पार्टिकुलर्स, यहाँ क्या होता है? LF होता है, LF। यहाँ क्या होता है? डेबिट रुपीज़। और यहाँ क्या होता है? क्रेडिट रुपीज़। कोई दिक्कत किसी को? यही हम लोगों का जर्नल का 5 कॉलम है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। तो ये हम लोगों के पास 5 कॉलम है जर्नल का। जर्नल तैयार करते हैं उसमें 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। और लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8। अब लिखा है कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट है। मशीनरी रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, प्लांट रियल अकाउंट है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, सब जो दिखाई दे रहा है वो रियल अकाउंट है। ये डिजिटल बोर्ड रियल अकाउंट है, पेन रियल अकाउंट है। और याद रखिएगा पर्सनल का मतलब जो व्यक्ति से रिलेटेड है, जो आदमी से रिलेटेड, राम, मोहन, सोहन, बैंक, ये सब पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट खर्चा से रिलेटेड होगा, जो इनकम होगा ये खर्चा होगा, जैसे रेंट है, सैलरी है, वेजेज है, सब नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। आगे लिखा है जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? सब बच्चे जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको मालूम होना चाहिए। जीएसटी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो 2 तरह का है। यानी जीएसटी के लिए आपको सप्लाई को देखना पड़ेगा कि सप्लाई कैसा है, किस तरह की बिक्री है। तो 2 सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है और इंटर स्टेट सप्लाई होता है। यहाँ स्टेट छूट गया, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब 2 राज्यों के बीच में सप्लाई का काम होता है। इसका मतलब है एक खरीदने वाला ग्राहक झारखंड का है, बेचने वाला बिहार का है, तो यहाँ 2 राज्य निकल गया, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो यहाँ पे एक ही जीएसटी वसूला जाता है, वह IGST। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, एक से ज़्यादा स्टेट में सप्लाई होता है, तो जो 2 GST होता है, CGST और SGST। CGST और SGST 2 GST हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वसूल करते हैं। और जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था ONOT पर, 1 नेशन 1 टैक्स। 1 नेशन 1 टैक्स के कॉन्सेप्ट पर जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। अब आगे लिखा है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, किसी खाते के लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा। तो आप फिर बता चुके कि आप ऐसे अपने आप को इस तरह देखिए, तो लेफ्ट और राइट, तो इस साइड में लेफ्ट होता है और इस साइड में क्या होता है? राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? डेबिट। और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? डेबिट साइड। और राइट साइड में क्या होगा? ये लेफ्ट साइड होगा। और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट होता है। याद रखें। आगे लिखा है कि व्हाट इज बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे छोड़ दिया लेकिन लिख दिया पेन से, पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट नहीं होता है और नॉमिनल भी नहीं होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ही पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। द ट्रांजेक्शन विच आर नोट रिकॉर्डेड इन, बोलता है कि ऐसा ट्रांजेक्शन, बोलता है कि ट्रांजेक्शन विच आर नोट रिकॉर्डेड इन अ स्पेशल सब्सिडी बुक आर रिकॉर्डेड इन, यानी जिस लेन देन को
किसी भी सहायक बही में, सब्सिडी बुक में, चाहे वो कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज टर्न, सेल्स रिटर्न, है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, किसी बुक में नहीं लिखा जाता है, उसको कहाँ लिखा जाता है? तो जिस लेन देन को किसी भी सब्सिडी बुक में नहीं लिखा जाता है उसको लिखा जाता है जर्नल प्रॉपर में। उसको कहाँ लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। ऐसे लेन देन जिसे किसी भी सहायक बही में नहीं लिखा जाता है उसे हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। उसे क्या लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। जिस लेन देन को किसी भी सब्सिडी बुक में, किसी भी सहायक बही में नहीं लिखा जाता है उसे हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? आगे लिखा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? कस्टमर ऑफ द बैंक बनाता है, क्रेडिटर बनाता है, बैंक बनाता है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है कस्टमर ऑफ द बैंक। जो बैंक का ग्राहक होता है वो बनाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी बीआरएस कौन तैयार करेगा? तो बीआरएस तैयार करेगा कस्टमर। कौन तैयार करेगा? कस्टमर तैयार करेगा बीआरएस, ग्राहक तैयार करेगा बीआरएस। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। कहीं कोई दिक्कत है? आगे लिखा है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या शेड्यूल ऑफ बैलेंस है? तो याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंट नहीं लगता है। अगर ये अकाउंट होता तो लगता है ना ट्रायल बैलेंस अकाउंट, लेकिन आप नहीं सुने होंगे। ट्रायल बैलेंस कोई भी खाता नहीं होता है, तो ये तीनों गलत है। तो ये ट्रायल बैलेंस एक होता है शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस, यानी एक सूची होती है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक सूची होता है। इसलिए ट्रायल बैलेंस को पूछा जाएगा कि क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट है, विवरण है, जिसमें लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक जगह लिखा जाता है। यह एक ऐसा विवरण है जिसमें लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक जगह पे लिखा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? शेड्यूल ऑफ बैलेंस है। जो हमारे पास बैलेंस है उसकी सूची है ये तलपट। ट्रायल बैलेंस लेजर नहीं है। पूछेगा क्या लेजर है? नहीं है। इफ़ अ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक इट इज़ नोन एज। अगर कोई लेन देन बुक में लिखने से, किताब में लिखने से, पुस्तक में लिखने से पूरा तरह से छूट गया है तो इसको किस तरह की गलती मानी जाएगी? तो ये गलती होगा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। ध्यान रखिएगा, कमीशन में रुपये पैसे की गलती होती है, प्रिंसिपल में नियम की गलती होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब लिखने की गलती, और ओमिशन मतलब बिल्कुल छूट गया, लिखे ही नहीं, कहीं नहीं लिखे। एक होता है ना कि लिखे लेकिन अमाउंट गलत कर दिया, लिखे लेकिन नाम गलत कर दिया, ऐसा गलती नहीं हुआ, सिर्फ लिखे ही नहीं कहीं, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगर कोई ट्रांजेक्शन को कहीं लिखते ही नहीं है, लिखने से छूट जाता है, तो ये कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सस्पेंस अकाउंट कब बनाया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले सस्पेंस हम लोग बनाते हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं करता है, जब ट्रायल बैलेंस आपस में नहीं मिलता है, तो ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए जिस साइड शॉर्ट होता है उस साइड हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, मिलाने के लिए हम लोग जिधर कम बढ़ रहा है, मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम पड़ा है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे सस्पेंस के नाम पर। तो सस्पेंस बनेगा कब? जब ट्रायल बनेगा तब ना। ट्रायल बनेगा तब हमको पता चलेगा कि मेरा कोई लेन देन गलत हुआ है, और जब गलत पता चलेगा तो हम बनाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है फाइनल अकाउंट के बाद, ये भी गलत होगा। फाइनल अकाउंट के बाद क्या करेंगे? सस्पेंस बना के। नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो क्या होगा? आफ्टर। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं उसके बाद आपको पता चलता है, अंत में जब ट्रायल बैलेंस का मिलेगा नहीं आपस में बराबर बैलेंस, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गया है, और उसी मिस्टेक को हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते समय पकड़ लेते हैं और जिसको सस्पेंस में डाल देते हैं। 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 मेथड बताइए। तो आपको पता है बैलेंस एंड टोटल मेथड। ये कोई मेथड नहीं होता है, ये भी कोई मेथड नहीं होता है, ये भी कोई मेथड नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 ही मेथड है, एक टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड। टोटल मेथड और हम लोग किससे बनाते हैं? बैलेंस से, इसलिए हम लोग बीडी वाला अमाउंट ले लेते हैं। टोटल मेथड से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, लेकिन बनता 2 तरीके से। डेप्रिसिएशन क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेज माना जाएगा, इनकम तो माना नहीं जा सकता। प्रोविजन माना जाएगा, नॉन ऑफ दी। तो ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन को 2 लैंग्वेज में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन मानते हैं। डेप्रिसिएशन को क्या मानते हैं? प्रोविजन। अब ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर देना चाहिए। डेप्रिसिएशन इसको खर्चा भी मानते हैं और प्रोविजन भी मानता है। इसको खर्चा भी मानते हैं और क्या मानते हैं? प्रोविजन, दोनों मानते हैं। अब सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन में कंफर्म नहीं किया है कि इसको क्या माना जाएगा। क्वेश्चन में कंफर्म नहीं किया है कि क्या माना जाएगा। तो जब कुछ भी ना बोले तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? प्रोविजन मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रोविजन। मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, 1 लाख का मेरा प्रॉपर्टी था, वो 80,000 का हो गया, 20,000 घट गया। तो जो घट गया उसको हम खर्चा मानेंगे कि भाई खर्च तो हो गया।
लेकिन इसको कुछ नहीं बोलेगा तो आप प्रोविजन मानेंगे, तो आपका ज़्यादातर चांसेस किस में होगा, प्रोविजन में होगा। ज़्यादातर चांस कहाँ होगा, प्रोविजन में। तो अगर दोनों भी दे दे तो प्रोविजन ही मानिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादातर प्रोविजन माना जाता है बड़े एसेट्स के लिए। जितनी भी बड़ी संपत्तियाँ होंगी उन सब के लिए डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रोविजन ही मानते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम आप पढ़े होंगे, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन किस पर, क्लोजिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगता है या ओपनिंग बैलेंस पर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन लगता है तो ओपनिंग बैलेंस पर, सॉरी ओपनिंग नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। किस पर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पर। और वही अगर हम डीबीएम की बात करें तो डीबीएम का किस पर लगता है, क्लोजिंग बैलेंस पर, जो अंत में रहेगा उसी पर हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। कोई दिक्कत है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पर, इसलिए इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं हम लोग। अब देखिए एक डेप्रिसिएशन निकालना है। बोला ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को अ मशीन वाज परचेज, 50,000 का मशीन खरीद रहे 1 अप्रैल को, रेट है 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, 31 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा अप्रैल में खरीद रहे हैं, दिसंबर में पूछ रहा है, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन होगा 50,000 इंटू रेट हमारा 10% है, ठीक है, और इंटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अप्रैल से लेकर दिसंबर तो 9 महीना होगा, 9/12, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना आएगा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 से काटो 1250, ठीक है, ये आता है 3750। देखिए 3750 कहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3750। डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 9 महीने का। कहीं कोई दिक्कत है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा, 3750। A specific reserve is created for a specific reserve, स्पेशल रिजर्व क्यों बनाया जाता है, जनरल पर्पस के लिए नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, सेक्रेट रिजर्व नहीं, स्पेसिफिक रिजर्व जो है किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे रिजर्व फॉर बिल्डिंग, तो वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए बना रहे, रिजर्व फॉर मैच करवाने के लिए बना रहे। तो जब कोई विशेष रिजर्व होता है तो लिखा जाता है, लिख दिया जाता है कि रिजर्व फंड किस लिए क्रिएट किया जाता है, तो भैया इसके लिए किया जाता है। जो रिजर्व फंड है उसका उद्देश्य स्पेसिफिक रिजर्व के लिए होता है। जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो स्पेसिफिक रिजर्व के लिए क्रिएट किया जाता है, स्पेशल रिजर्व के लिए क्रिएट किया जाता है। जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग अ मशीन और ₹50,000 फॉर कैश विल बी, अगर हम कैश में किसी मशीन को 50,000 की मशीन को खरीदते हैं तो इसमें से जर्नल क्या होगा, अगर 50,000 की मशीन को हम कैश में खरीदेंगे तो जर्नल क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये तो होगा नहीं, परचेज होगा नहीं, कैश तो मशीनरी होगा नहीं, तो सेल का हो गया, ये होगा नहीं, ऑप्शन क्या होगा डी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये परचेज का हो गया, सेल करेंगे तो ऐसा एंट्री करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ परचेज कर रहे हैं किसी मशीन को तो एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद रखिएगा मशीन आने से हमारा क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा, और एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट क्या होगा, घटेगा। मशीनरी बढ़ रहा है और कैश घट रहा है, दोनों एसेट से। अब लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, फिक्स एसेट पर, करेंट एसेट पर, करेंट लायबिलिटी पर और इंटेंजिबल एसेट पर। तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा तो वो होगा फिक्स एसेट पर। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा तो वो किस पर होगा, फिक्स एसेट पर। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर लगेगा हमेशा। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा तो किस पर होगा, फिक्स एसेट्स पर। कहीं कोई दिक्कत है। अब देखो ये वाला आपके सिलेबस से डिलीटेड है, 2025 में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2025 के लिए डिलीटेड है। नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया तो आप पढ़ना भी मत, जो डिलीटेड है उसको हटा देते हैं। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिलीटेड है, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिलीटेड है 2025 में, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिलीटेड है, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिलीटेड है। अब ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये पढ़ना है। तो बताइए इसमें कौन है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाला कौन है, बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और ये बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ के हमको परफॉर्मेंस पता चलता है कि तुम परफॉर्म क्या कर रहे हो, यानी कमा क्या रहे हो, नेट प्रॉफिट। और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ऑन, ये बैड और डाउटफुल डेब्ट का रिजर्व डेटर के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर करते हैं, डेटर के ऊपर करते हैं, देनदार के ऊपर हम बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का रिजर्व बनाते हैं।
अब आगे क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। याद कीजिए फॉर्मूला लिखवाया गया होगा आप लोग को। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट। इसमें फाइनल अकाउंट में कौन शामिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट तो होता है। फाइनल अकाउंट जब बनाते थे, याद कीजिए, ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो कौन नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में, सब जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग जब भी दिखाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये ऑप्शन सही होगा, ट्रेडिंग में भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह दिखाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। लेकिन ओपनिंग स्टॉक को सिर्फ कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में। कोई दिक्कत है, ओपनिंग स्टॉक को सिर्फ कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग में। अब देखिए क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का दिया हुआ है। एक ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सारा ट्रायल बैलेंस बना के, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है। अब इससे नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ रहे हैं नेट सेल कितना है बताइए। तो नेट सेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स हमारा कितना है, 1,61,300। सेल्स रिटर्न ढूंढो, सेल्स रिटर्न है क्या, हाँ जी। रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड को क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। इसी को हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो बताइए पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो सेल है 1,61,300 माइनस रिटर्न कितना है 1,300। तो भैया इसका मतलब 1,60,000 मेरा आंसर आएगा। नेट सेल मेरा कितना आएगा, 1,60,000। तो 1,60,000 ऑप्शन ए ही सही है। कहीं कोई दिक्कत है। अब आगे और भी पूछेगा जानकारी इसी से, लेकिन यही टेबल से पूछेगा। ऊपर में लिख दिया है कि टेबल दिया, पर इसके थ्रू आप बनाइए और बताइए कि क्या क्या आता है। चलिए इससे भी पूछता है। दूसरा पूछ रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 10% कितना आएगा। तो डेटर ढूंढिए, डेटर के ऊपर ना बैड डेप्ट होता है। तो डेटर ढूंढिए, डेटर है कहीं, डेटर है 35,000 का, और 35,000 का 10% बैड डेप्ट हो रहा है। तो 35,000 का 10% 3500 होगा। कितना आएगा, 3500। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, 3500, 3,500। कहीं कोई दिक्कत है। रेंट इज पेबल एट 200 पर मंथ। रेंट जो है वो 200 रुपये हर महीना दिया जाता है। तो कितना रेंट बाकी, ये पूछ रहा है। कैसे पता चलेगा, तो खुद सोचिए कि 200 रुपये अगर हर महीना दिया जाता है, हम साल भर का बना रहे हैं, तो 200 इंटू 12 2400 रुपये मिलना चाहिए। देखिए कितना मिला रेंट, रेंट पेबल, रेंट पेड। देखिए रेंट पेड 2400 में कितना दिया है, 1785 दिया है। तो भैया 2400 टोटल देना था रेंट आपको, और आप 1750 दिए हैं, तो कितना बाकी रह गया, 650 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 650। तो देखिए यहाँ 650 होगा, कहीं है 650, 650। बात समझ गए। अब आगे पूछ रहा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकालिए। तो प्लांट कितने का ढूंढना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। प्लांट ढूंढिए, प्लांट किधर हो भाई, प्लांट यहाँ पे है। तो 40,000 का 5% कितना होता है, 40,000 का 10% 4,000 होता है। 5% अगर निकालेंगे कितना आएगा, 2,000। तो इसका 2,000 ऑप्शन होगा। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। पूंजी देखिए कितना है, 20% निकालिए पूंजी पर। कैपिटल 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 तो 67,250 का 20% निकाल लीजिए। 67,250 का 20%, तो यहीं कर दीजिए ना, इंटू 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,450, 13,450। तो 13,450 आ जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,450 है। वेजेज विल बी सोन इन। वेजेज को कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में, बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा वेजेज को कहाँ दिखाते हैं, जल्दी बताइए। ट्रेडिंग एंड पीएल ऑप्शन दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया है। तो वेजेज को कहाँ पे दिखाते हैं, सिर्फ वेजेज अगर रहेगा तो वो ट्रेडिंग एंड पीएल में ही जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेज रहेगा तो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन वेजेज केवल बोला है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। कहीं कोई दिक्कत है, वेजेज को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है। क्रेडिटर विल बी सोन। क्रेडिटर को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। क्रेडिटर को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो ये बैलेंस शीट हो जाएगा, क्रेडिटर को बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पूछा जाता था डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इधर आपको नहीं पढ़ना है।
ये क्वेश्चन नहीं है आपको पढ़ना 2025 के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिलीटेड है आपका सिलेबस से, ठीक है, 2025 के लिए। ये भी डिलीटेड है, ये बीट बाइट कंप्यूटर का ये सब डिलीटेड है, 45 46 भी डिलीटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। ये भी नहीं पढ़ना है, इधर एक भी नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग एक सेट में कंप्लीट कर दिए, 2019 का क्वेश्चन, और इसी तरह से लगातार 2020 का क्वेश्चन आगे आएगा, फिर 2021 का आएगा। हर साल का जो पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है वो हम लोग लेकर आएंगे, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। और जहाँ भी आप पढ़ रहे थे, बहुत बच्चे तो हमारे पास ही पढ़ रहे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो देखिए कि आपको इस लेवल का पढ़ाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप पढ़ाई से खुश नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास, हमारे क्लासेस को। क्लास 12 का स्टार्ट हो गया, हम लोग पहले स्टार्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि नवंबर में सिलेबस ख़त्म करके पूरा नवंबर और दिसंबर को रिवीजन करते हैं जनवरी तक, तो ताकि बच्चा लोग का रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाए। इसलिए हम लोग पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उसको एक बार रिवाइज कर दें, और जितना जल्दी रिवाइज करेंगे बच्चा उतना ही जल्दी एक्टिव हो जाता है और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो आप जुड़िए ज़रूर। थैंक यू।